हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरू व्यास। अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेरे मोनोलॉग। इस बार जो मोनोलॉग है काफ़ी समय के बाद आ रहा है, क्योंकि बीच में लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई थी और मंच के कलाकार होने के नाते इन सब चीज़ों से थोड़ा हमारा रिश्ता दूर का ही है, तो उसको ठीक करते करते हमको काफ़ी समय लग गया। अब हालात कुछ ठीक हैं, तो इस बार का मोनोलॉग जो आप देखने वाले हैं वो लिया गया है नाटक रेवट से। रेवट की कहानी आप पहले भी सुन चुके हैं, क्योंकि इस मोनोलॉग सीरीज़ में रेवट नाटक के 2-3 मोनोलॉग आप देख चुके हैं। तो आज का मोनोलॉग सुनने से पहले हम थोड़ा कहानी के बारे में जान लेते हैं कि एक गांव है जहां अकाल पड़ा है, लोग काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उनको पता लगता है कि नदी के पास एक मौलवी साहब आए हैं जो सारी समस्याओं का निवारण कर देंगे। सारे गाँव वाले मौलवी साहब के पास जाते हैं और वहाँ उनकी समस्याओं का निवारण भी होता है। एक गडरिया मिलता है उनको, गडरिया और मौलवी के बीच में बहस होती है और अंत में गडरिया मौलवी साहब को ये बात समझाने में सफल हो जाता है कि रेवट तो भेड़ों का ही अच्छा लगता है, मनुष्यों का नहीं। इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं। पूंजीबा है, मुखिया है, मौलवी है, गडरिया है, मादलिया है, ये सब नाम है उस राजस्थानी नाटक के। उसमें एक कैरेक्टर है बाईरौंडिया। ये राजस्थान में किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो ज़्यादा औरतों वाली बातें करता है, हमेशा शादी की बातें करता रहता है। उसको हम बाईरौंडिया करके अक्सर पुकारा जाता है। तो इस नाटक में एक कैरेक्टर है जो हमेशा अपनी शादी की बातें करता रहता है। आज का मोनोलॉग इसी चरित्र के आसपास बुना गया है, जो ये गांव छोड़ के जा रहा है, क्योंकि इस गांव में कोई भी उसके बारे में सोचता नहीं है। इसके कोई माता पिता नहीं है, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स ये पूंजीबा या गांव के बुजुर्ग को कोई कह सकता है। गांव को छोड़कर जाते जाते ये गांव वालों से क्या कहना चाहता है, यही आज का मोनोलॉग है। तो आइए आज का मोनोलॉग देखते हैं उमंग पटेल के साथ। जा रहा हूं मैं, सुन लो पूंजीबा, जा रहा हूं मैं। सच में कुछ भला बुरा कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना। यहां मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी होती कि ये मेरा गांव है। मेरे मां बाप, भाई बहन हैं? नहीं, बहन नहीं, बहन कोई नहीं है यहां मेरी। पर मेरे मां बाप, भाई भतीजे सब आप ही लोग हो। पर आज मेरी आंखें खुल गई है कि इस दुनिया में बिना मां बाप वाले बच्चे का कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। मैं अनाथ हूं, इसलिए इसलिए कोई मेरी खबर ही नहीं लेता। और तू तो कुछ बोलना ही मत मुखिया। मैंने सबसे ज्यादा तुझ पे भरोसा किया था और तूने ही मेरा नाम खराब किया इस गांव में। बाईरौंडिया, बाईरौंडिया। अरे तेरी वजह से इस पूरे गांव में कोई मुझे मेरे सही नाम से नहीं जानता है। और मुझे तो लगता है अब तू भी मेरा नाम भूल गया है। दादी इतना अच्छा नाम रखा था, दीनदयाल सिंह, और आप सब ने मिलके इस दीनदयाल को हीनदयाल बना दिया। अरे बाईरौंडिया कोई नाम होता है? और मैंने तो ये जुल्म भी सहन कर लिया, पर अब हद हो गई है। 30 साल का हो गया हूं। मुझसे आधी उम्र के लड़के 3-3 बच्चों के बाप बन गए। लेकिन इस गांव में मेरी शादी की तो किसी को चिंता ही नहीं है। इस पूरे गांव में मैं ही अकेला रह गया हूं। अरे मेरी तकलीफ किसी को दिखती नहीं है। ये बंसी कुछ नहीं करता, ये डोकरा कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़े रहते हैं। अरे मेरे भी सपने थे कि मेरी भी शादी होती, मेरा भी सेहरा सजता, मैं भी घोड़ी पे चढ़ता, मेरी भी जौन जाती और किसी अच्छी लड़की से मेरी भी शादी होती।
और मेरे घर पे भी 10-20 बच्चों की किलकारियां गूंजती और अपनी तोतली तोतली जबान में मुझे कहते, पापा पापा मेला दिखाओ, पापा पापा कंधे पे बिठाओ, पापा पापा मिठाई खिलाओ। पर ये सपने सपने ही रह गए, सपने ही रह गए। और इन टूटे हुए सपनों को लेके मैं जा रहा हूं। पर तुम सब याद रखना, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। आज के बाद इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होगी, आपके बच्चों की भी शादी नहीं होगी और उनके बच्चों की भी शादी नहीं होगी। याद रखना आप सब लोग। अरे आप सब लोग इतनी देर से देख रहे हो, अरे कुछ तो दया करो, कुछ तो कृपा करो। अरे आपके वहां भी देखो, काली छोटी नाटी गोरी पतली दुबली कैसी भी छोकरी चलेगी, कैसी भी। आप रुको, मैं मेरी जन्म पत्री लेके आता हूं। रुको आप सब लोग। अरे काकोसा, जन्म पत्री लेने के लिए आ रहा हूं वापस में। अरे मुखिया तू कुछ बोलना मत, जन्म पत्री नहीं होती तो सच में वापस ही जाने वाला था मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी आपने देखा उमंग को रेवड़ नाटक में। उमंग बेसिकली गुजरात से हैं और गुजरात में ही रहते हैं। ये मोनोलॉग भी उन्होंने गुजरात में ही शूट किया है अपने गांव में, अपने खुद के कैमरा से। फ़र्क ये है कि वो गुजराती उनका मदर टंग है और उन्होंने ये मोनोलॉग हिंदी में शूट किया है। किसी भी एक्टर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा, जो मैंने इस पे पहले भी 1-2 बार मेरे मोनोलॉग की सीरीज़ में बात किया है, उसको मैं अब और ज़्यादा एलोबरेट करना चाहूँगी, वो होता है स्पीच। हमारी बॉडी को हम कल्चरली एक तरीके से ग्रो होती है हमारी बॉडी बचपन से, जिस कल्चर में हम पैदा हुए हैं, जहाँ के हम हैं, वही सारी चीज़ें हमारी स्पीच में भी रिफ्लेक्ट करती है। हमारी स्पीच का भी एक कल्चर होता है। आज के मुझे लगता है 21st सेंचुरी के एक्टर्स अपनी बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए तो बहुत अवेयर हैं। बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू वो जाते हैं। दे गो फॉर जिमिंग, दे गो फॉर स्विमिंग, एरोबिक्स करते हैं। पता नहीं, पूरी दुनिया की बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइजेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं और एक्टर्स उसे लर्न भी करते हैं जस्ट टू मेक देयर बॉडी न्यूट्रल सो दैट दे कैन गो फॉर एनी कैरेक्टराइजेशन। उसके बिल्कुल अपोजिट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो है स्पीच। ज़्यादातर एक्टर्स अपनी स्पीच का जो कल्चरली जो उन्होंने बचपन से जो पाई है, जैसे वो हैं, उसे अनलर्न करना और एक पूरा नया पैटर्न सीखना, नया तरीका सीखना, एक्टर की तरह बोलते सीखना, कैरेक्टराइजेशन के लिए वॉइस को ट्रेन करना, ये एक्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ज़्यादातर तो यही होता है, जितने भी लोग ग्रुप थिएटर में काम कर रहे हैं, कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है स्पीच वाले हिस्से की तरफ। हमें लगता है बस हम थोड़ा मुंह आड़ा टेढ़ा करके बोल लेंगे तो थिंग्स विल बी सॉर्टेड। ये उतना आसान नहीं होता है। स्पीच अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जो बहुत फोकस मांगता है, उस कल्चर को अंडरस्टैंड करना कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मेरे स्पीच पैटर्न की क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या खामियाँ हैं, और उन खामियों को हटाकर अपनी स्पीच में एक किसी भी तरह का प्रभाव, रीजनल जो प्रभाव हमारी भाषा में होता है, उसको हटाना और फिर डायलॉग्स के साथ जस्टिस हो सके ऐसी भाषा सीखना, डेवलप करना, वो बहुत ही मुश्किल हिस्सा होता है। कहते हैं इट टेक ईयर्स टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न इन टर्म्स ऑफ स्पीच। बहुत साल लगते हैं अपनी स्पीच को फिर से रीट्रेन करने के लिए। कहीं ना कहीं अभिनय गुरुकुल में मुझे लगता है हम लोग दोनों हिस्सों पे बराबर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, एंड उमंग इज़ ट्राइंग टू डू दैट। वो बचपन से गुजरात के गांव में पले बड़े हैं, तो उनकी भाषा में वो गुजराती ठेठपना है, बट ही इज़ वर्किंग ऑन हिज लैंग्वेज, और उन्होंने हिंदी में ये पूरा स्पीच अटेम्प्ट किया है।
किसी भी और लैंग्वेज में जब हम परफॉर्म करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस भी हमें रीट्रेन होते हैं, एक तरीके से रीफ्रेम होते हैं, फिर से उन्हें हमें वर्कआउट करना होता है। हमारी लैंग्वेज जो हमारी मातृभाषा है उसमें जितनी सहूलियत से इमोशंस पोर्ट्रे हो पाते हैं, उतना जैसे ही हम दूसरी लैंग्वेज में स्विच ओवर करते हैं उतनी सहूलियत हमें महसूस नहीं होती। सो एक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सीखते रहने के लिए। अभी आपने देखा उमंग को रेवड़ में, फिर मिलेंगे एक नए मोनोलॉग के साथ, एक नए नाटक में, एक नए एक्टर के साथ। सी यू सून।